नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, वैसे तो मैंने गणित का कोर्स पहले अपलोड किया हुआ है, पर उसमें जो वीडियो क्वालिटी थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो अब मैं आपके लिए बेटर क्वालिटी में और बिल्कुल नए तरीके से ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आपको प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 15 तक पूरी गणित कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप ये जो गणित की क्लासें होगी इनको अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। बच्चों, कक्षा 10 की जो गणित विज्ञान है वो रोज रात 8 बजे इसकी क्लास होती है, और जो गणित की क्लास होगी वो रोज रात 9 बजे होगी। तो आप डेली लाइव सेशन में जुड़िएगा और इस कोर्स को पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। तो देखो, सबसे पहले हम गणित में किसी भी प्रश्नावली को शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले उसका बेसिक अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, गणित में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप किसी भी प्रश्नावली के सवालों को करते हो तो सबसे पहले उसका बेसिक अच्छी तरह से समझ लो। अगर बेसिक आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप कोई सा भी सवाल बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो गणित सीखने का सबसे बड़ा लॉजिक यही है, आप उसका बेसिक अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, तो आपको रोज रात 9 बजे ये क्लास मिलने वाली है। तो देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो वास्तव में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये पेन कितने हैं? 2। तो संख्या है 2, तो पेनों की जो 2 संख्याएं हैं वो वास्तव में है, यानी कि ऐसी संख्या जो वास्तव में मौजूद है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे चश्मा है, संख्या कितनी है? 1 है। घड़ी है, संख्या कितनी है मेरे पास? 1 है। तो ये वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब बच्चों, वास्तविक संख्या जो होती है ना, वो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है। वास्तविक जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की संख्या से मिलकर बनती है। एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अच्छी तरह से याद रख लें। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा ये भी आप लिख सकते हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर भी हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो परिभाषा हम इसकी लिख देंगे, वह संख्या जिसे P/Q लिखो या A/B लिखो, कोई भी लिखो, जिसे A/B के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, वह संख्या जिसे A/B के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर एक ध्यान रखना है कि b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैंने लिखा 7/3 तो आप कहोगे क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। ये तो है P और ये क्या है? Q है। अगर मैंने लिखा 0/7 तो आप कहोगे कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि P/Q के रूप में है। लेकिन अगर ये ऐसे आ जाए 7/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है मैंने कि b बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर 0 आया तो चलेगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्या या वह संख्या जिसे A/B के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। अब बच्चों, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे A/B या P/Q कुछ भी लिखो के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो क्या लिखेंगे? वह संख्या जिसे A/B के रूप में नहीं लिखा जाता है। वह संख्या जिसे A/B के रूप में नहीं लिखा जाता है वो क्या कहलाती है?
अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो समझ में आ गई परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय तो वह संख्या जिसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। a बटा b लिखो, p बटा q लिखो, कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर ले लो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय। जहां पर b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। और वह संख्या जिसे a बटा b के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले परिमेय संख्या है, सबसे पहले देखो अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा मैंने √5, क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अगर मैं लिखता √25 तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना, 5। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वो तो परिमेय है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या है, अपरिमेय है। जैसे मैंने यहाँ लिखा √17 तो 17 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरी है बच्चों पाई, दूसरी कौन सी है, पाई। पाई भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे तो पाई का मान हम मैक्सिमम क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं, है ना। अब देखो 22/7 तो केवल हम हल करने के लिए लेते हैं, लेकिन जो पाई का मान होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, 3.1 4 3 2 7 6 5, ऐसे इसका मान अनंत तक होता है। इसलिए पाई भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक है बच्चों अनंत, एक कौन सी है, अनंत। अनंत भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अनंत कैसे, अगर मैंने कहा था कि 7/0, अगर बटे में 0 आ गया तो वो कौन सी है, अपरिमेय। 0 का भाग 7 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। इसलिए अनंत भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बच्चों एक आएगी आपके अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति मतलब जैसे 0.37275231 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक, मतलब संख्या अशांत हो और कैसी हो, अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब यहाँ पर जैसे 37 है ना, तो यहाँ पर फिर 37 आता, फिर 37 आता, वो तो होती है आवर्ती, मतलब इस 37 नंबर की दोबारा आवर्ती नहीं हो रही है, इसे क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहते हैं। और एक संख्या होती है 0.373737373737, ये भी अशांत है, और अनंत तक ये भी क्या है, अशांत है, लेकिन ये क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। मतलब देखो यहाँ पर 37 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति होती है। तो अगर अशांत आवृत्ति है तो वो कौन सी संख्या है, परिमेय। और अशांत अनावृत्ति है तो वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अशांत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो, अंत तक है, अनंत तक चलेगी, डॉट 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 ऐसे, और ये भी अनंत तक है, लेकिन ये अशांत आवृत्ति है, और वो कैसी है, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो बच्चों ये जो 4 संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक तो कौन सी, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, एक कौन सी, पाई, एक कौन सी, अनंत, और एक कौन सी, अशांत अनावृत्ति। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब देखो परिमेय कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। सबसे पहले आती है बच्चों प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है ना। अब देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत मतलब ऐसी संख्या जो हमें कहाँ से मिली हो, प्रकृति से मिली हो। ऐसी संख्या जो हमें कहाँ से मिली हो, प्रकृति से मिले, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, अनंत तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अब बताओ सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है, कहलाती है। तो क्या मैं पूछूं तुमसे 3 एक परिमेय संख्या है, हाँ, लेकिन मैंने तो कहा था कि परिमेय को तो a बटा b के रूप में लिखा जाता है। ये कहाँ पर है, a बटा b के रूप में नहीं है ना, तो इसके बटे में क्या लगा सकते हो, 1। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आएगा, तो ये तो बन गया a और ये क्या बन गई b।
हो गए a बटा b के रूप में। तो देखो ऐसी संख्या जिसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय। और सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती है? परिमेय होती है, क्योंकि सभी के बटे में क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। आगे प्राकृत संख्या समझ में। अब प्राकृत संख्या के बाद आती है आपके पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब देखो बेटा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर ले, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत किससे कर दे? जीरो से कर दे और वो अनंत तक चले, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? पूर्ण। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये पूर्ण संख्याएं, यानी कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय। तो क्या जीरो भी एक परिमेय संख्या है क्या? जीरो के बटे में क्या लगा सकते हैं? मैंने कहा था नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आएगा तो परिमेय है, लेकिन नीचे जीरो आ गया तो कौन सी है? अपरिमेय। यानी कि जीरो भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। मतलब सभी पूर्ण संख्याओं को भी आप क्या कह सकते हो? परिमेय संख्या कह सकते हो। इसके बाद अगली आती है आपके बच्चों पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है? यदि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या भी शामिल कर ली जाए, पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर ले तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। तो ये सभी पूर्णांक संख्याओं को भी क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। परिमेय माइनस वाली भी हो सकती है और प्लस वाली भी हो सकती है। क्या माइनस का 4 एक परिमेय संख्या है? हम क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि इसके बटे में क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। और 1 का भाग 4 में दिया तो क्या हो गया? -4 ही आएगा। और -4 कौन सी संख्या है? परिमेय। मैंने क्या बताया? दुनिया में केवल ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या हैं? अपरिमेय हैं। बाकी सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याओं को भी क्या कह सकते हो? परिमेय कह सकते हो। अब पूर्णांक भी 2 तरह की होती है। पूर्णांक भी कितनी तरह की? 2 तरह की। देखो ये जो माइनस वाली है ना बेटा, इसको तो क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो प्लस वाली हैं इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब ये जो जीरो है ना, जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आती है आपके सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। किसे कहते हैं बताओ? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। फिर उसके बाद आती है कौन सी संख्या? विषम संख्या। ठीक है। अब देखो ये सभी सम संख्याओं को भी क्या कहोगे? परिमेय। क्या कहोगे? अब विषम देखो उल्टा, जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद सभी विषम संख्याओं को भी क्या कहेंगे? परिमेय। अब विषम के बाद आती है बच्चों भाज्य संख्या। क्योंकि हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या है चैप्टर का नाम, तो सारी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अब आती है बच्चों भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या ऐसे कह सकते हो ऐसी संख्या जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो। एक से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं 4 की। अब बताओ बेटा 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। हम बात करेंगे 6 की। 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाए और खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 14 है। ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्या है? और सभी भाज्य संख्याओं को क्या कहेंगे? परिमेय। इसके बाद आती है आपके अभाज्य संख्या। दिख रहा है ना? अभाज्य संख्या। ठीक है ना?
अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, यानी कि जिसका स्वयं के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 है। अब बताओ 2 में किसका भाग जाएगा? 2 का ही जाएगा केवल, ठीक है। 1 को तो आपको देखना नहीं है, 1 को आपको ध्यान रखना है कि 1 न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। अब 2 में किसका भाग जाता है? 2 का ही जाता है। 3 में किसका भाग जाता है? 3 का ही जाता है। 5 में किसका भाग जाता है? 5 का जाता है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। और एक होती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब बताओ बेटा सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? सहभाज्य संख्या, अब देखो इधर लिख देता हूं मैं ऊपर। सहभाज्य संख्या देखो, एक होती है आपके सह अभाज्य संख्या, नीचे नोट कर लेना तुम, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन ऐसी लगातार ऐसी दो संख्याएं जिनका एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। जैसे हम बात करेंगे 8 और 9 की, तो देखो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे, 9 के करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्या इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? मतलब कॉमन गुणनखंड है? नहीं है। जैसे 2 और 3, क्या इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे? नहीं होंगे। ऐसी संख्या जिनका एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों ये जितनी भी संख्याएं मैंने बताई वो सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय में केवल ये याद रख लेना, परीक्षा में भी आ सकता है 1 नंबर में कि बताओ √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। इसके बाद हम आगे और इसका जो बेसिक है वो देखते हैं। अब देखो इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे मस। एक तो मस ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। अब मस ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, ठीक है। एक विधि का नाम तो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और दूसरी विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, प्रमेय। ये 2 विधियां हैं, इनसे आपको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। और एक ज्ञात करना है आपको इसमें LCM। LCM को कहते हैं लस, क्या कहते हैं? लस कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, लस और मस ज्ञात करना है। तो जो लस है ना, लस है वो ज्ञात करने के लिए केवल एक ही विधि है, कौन सी? अभाज्य गुणनखंड। और HCF ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं, एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय और एक कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी संख्या के गुणनखंड करने आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 140 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप इसको इस फॉर्मेट में रखोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें हम भाग लगाएंगे, भाग केवल कौन सी संख्याओं का लगाना है? अभाज्य संख्याओं का, बताए थे मैंने, जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? तो अभाज्य, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पीछे क्या आ रहा है? 0, इसका मतलब 0 आ रहा है तो उसमें सम संख्या का भाग चल जाएगा, मतलब इसमें किसका भाग चल जाएगा? 2 का। और ये ध्यान रखें कि 2 का भाग देने का मतलब होता है संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। 2 का भाग देते ही संख्या क्या हो जाती है? देखो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 14 में देंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 आ गया तो किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? आधा कर लो, 35 बार। अब 33 आ गया ना, तो पीछे 5 आ गया, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, या तो जाएगा 3 का या जाएगा 5 का। देखो 3 का तो जाएगा ही नहीं, किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार? 7 बार। 7 का कितनी बार? 1 बार। तो 140 के जो गुणनखंड हुए देखो, 2 तो कितनी बार है? 2 बार, 2 की घात 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार।
इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का और अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। मान लीजिए आपको दो संख्या दे दी, एक संख्या तो दे दी आपको 12 और एक संख्या दे दी आपको 38। अब इसका आपको LCM व HCF निकालना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आप ये जो संख्या दे रखी है ना, इनका क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? गुणनखंड। कैसे है देखो, 12 के गुणनखंड करेंगे, बताओ किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। कर लिए। अब 38 के भी गुणनखंड करेंगे, है ना। तो बताओ बेटा किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 19 बार, है ना। फिर 19 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ना, क्योंकि 19 में 19 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या है, यहाँ लिख लेंगे 12 के गुणनखंड। देखो 2 तो कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। अब 38 के गुणनखंड 2 कितनी बार है? 1 बार। 19 भी कितनी बार है? 1 बार। अब देखो बेटा, हम इनका ज्ञात करेंगे पहले HCF। क्या ज्ञात करोगे? HCF। ऐसी संख्या जो दोनों में समान हो। HCF में वो लेनी है जो दोनों में क्या हो? समान। बताओ दोनों में क्या समान है? 2 समान है, तो क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। ले लिया। अब इसमें घात है ना, आपको लेनी है छोटी घात। क्या लेनी है? तो 2 की घात कितनी आ जाएगी? 1। और समान है क्या? नहीं। तो HCF कितना आ गया? 2। अब क्या ज्ञात करना है? LCM। LCM ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में समान हो। कितनी ले लेंगे? 2। अब इसमें घात लेंगे बड़ी। घात कितनी है बड़ी? 2। ले लिए। अब इसमें LCM में जो समान नहीं है ना, वो भी लेना है। HCF में तो केवल समान संख्या लेनी है, और LCM में समान नहीं है ना, वो संख्या भी लेते हैं। एक तो क्या लेंगे? 3, और एक क्या लेंगे? 19। ठीक है, अब गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 इंटू 19 आ गया ना। 19 दूनी 38 हासिल का 3। 19 से कम 19 और 3 कितना हो गया? 22। तो LCM कितना आ गया? 228। इस प्रकार से जब हम प्रश्नावली में सवाल करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तो LCM भी ज्ञात कर लिया, HCF भी ज्ञात कर लिया। अब बच्चों इसकी सत्यता की जांच करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। इनमें एक संबंध होता है, पहली संख्या, ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इनटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से इसमें याद रखना है। ठीक है ना। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 38 है। इन दोनों को यहाँ रख के HCF और LCM से गुणा करोगे ना, तो ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए? आपके बराबर आनी चाहिए। ठीक है। अब आपके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना। तो देखो आपने बाग वाला फॉर्मेट तो देखा ही होगा। बाग वाला फॉर्मेट कैसा होता है? ये होता है। अब इसमें यहाँ तो आता है बेटा बाज्य, जिसमें हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। यहाँ आता है आपके भाजक, जिसका हम भाग देते हैं। जिसमें हम भाग देते हैं वो तो भाज्य, जिसका भाग देते हैं भाजक। और भाग देने पर जो आता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। और नीचे जो आता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। जो शेष बचता है ना, उसे क्या कहा जाता है? शेषफल कहा जाता है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ आता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल होता है। इसका मतलब यही होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाज्य कब आता है? जब भाज्य का गुणा किसे करें? भागफल से, और उसमें क्या जोड़ दें? शेषफल जोड़ दें, तो क्या आ जाता है? भाज्य आ जाता है। अब इसको हम ऐसे न लिखकर थोड़ा आसान बनाने के लिए थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं। जो भाज्य होता है ना, उसको तो A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक को B, भागफल को Q, और शेषफल को R बोला जाता है। तो देखो भाज्य तो क्या होता है? A, भाजक होता है B, भागफल होता है Q, और शेषफल क्या होता है? R। यही आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, A बराबर B Q प्लस R। हिंदी में याद रखो तो भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और अंग्रेजी में याद रखो तो
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इससे आप HCF ज्ञात करते हो। क्या ज्ञात करते हो? देखो गुणनखंड विधि से तो हम छोटी संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हम क्या करेंगे? बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो उदाहरण ये बता देता हूं मैं, 12 और 38 का HCF ज्ञात करना है। 12 और किसका? 38 का। अब ये जो प्रमेय है ना, इसमें उत्तर लाने के लिए आपको क्या करना है? R का मान 0 लाना है। R की जगह क्या लाना है? जैसे R का मान 0 आएगा तो आपका जो उत्तर होगा ना वो कहाँ होता है? B पर होता है, मतलब भाजक इस जगह पे होता है। कैसे? देखो अब बेटा इन दोनों का आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको क्या करना है? इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे A मानना है। बताओ इन दोनों में बड़ी कौन है? 38 को क्या मान लेंगे? A। अब जो छोटी संख्या है उसको क्या मान लेंगे? B। मतलब B की जगह कितना आ जाएगा? 12। अब क्या करना है? 12 का भाग देना है 38 में। 12 का भाग किस में देना है? 38 में देना है। अब 12 का भाग दो, ठीक है ना? 12 1 12 12 2 24 12 3 36, शेष कितना बचा? 2। देखो भाग गया ना 3 बार तो इसको गुणा में लिखेंगे और शेष कितना बच गया? 2 यहाँ लिखेंगे। अब देखो R का मान क्या आना चाहिए? 0, लेकिन R का मान 2 आया ना, तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे? पहले मान को आपको छोड़ना है, दूसरे को लेना है। कितना? 12। फिर तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लेना है। कितना? 2। पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लेना है। अब 2 का भाग किस में देना है? 12 में। देखो 12 में भाग देंगे किसका? 2 का। कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, शेष क्या बचेगा? 0। बताओ भाग कितनी बार गया? 6 बार। शेष क्या बचा? 0। अभी मैंने क्या बताया था कि R का मान क्या आ जाए? 0। तो उत्तर कहाँ होगा? B पर। बताओ B कितना है? 2। तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और समझना है। समझना ये है कि ये जो यूक्लिड प्रमेय का है, इसी के आधार पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, इसी प्रमेय के आधार पर थोड़ा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो प्रमेय क्या थी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर B Q प्लस R। अब हम मान लेते हैं सम संख्या क्या होती है इससे और विषम संख्या क्या होती है। तो देखो सम संख्या के बारे में समझेंगे तो मान लीजिए हम कोई सी भी सम संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4। ठीक है, सम संख्या क्या ले ली हमने? 4। अब मान लो इसमें 2 का भाग दिया। किसका भाग दिया? 2 का। ठीक है, तो बताओ भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। और शेष क्या बचेगा? 0। शेष क्या बचेगा? अब मान लो मैंने सम संख्या 6 ले ली। अब वही सम विषम का पता लगना है, किसका भाग देते हैं? 2 का। बताओ भाग कितनी बार गया? 3 बार। 3 बार ही जाएगा ना? एक सेकेंड। मान लीजिए मैंने एक सम संख्या ले ली 4। इसमें किसका भाग दिया? 2 का। भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेष क्या बचेगा? 0। मान लो मैंने सम संख्या ले ली 6। इसमें भाग किसका दिया? 2 का। भाग कितनी बार जाएगा? शेष क्या बचेगा? 0। मान लो मैंने सम संख्या 10 ले ली। भाग किसका देंगे? भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। शेष क्या बचेगा? 0। यानी कि सम संख्या में जब हम प्रत्येक बार भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। क्या बचता है? 0। तो देखो ये तो इधर तो ये तो क्या है? सम संख्या। क्या है बच्चों? सम संख्या। सम संख्या। ठीक है ना? और देखो यहाँ सब में 2 समान 2 का भाग लगा रहे हैं। 2 का भाग लगा रहे हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे? 2। ठीक है, अब यहाँ देखो जो शेषफल आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। मतलब भाग ये जो भाजक आया वो क्या आया? अलग अलग आया। अलग अलग आया ना, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे? क्यों। और ये समय 0 बराबर है शेषफल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो देखो सम संख्या को कैसे लिखा जाएगा? बताओ सम संख्या को कैसे लिखेंगे? सम संख्या को लिखेंगे 2 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 2 क्यू। सम संख्या को कैसे लिखा जाएगा? या तो 2 क्यू के रूप में, या 2 एम के रूप में, या 2 एन के रूप में। इस क्यू की जगह कोई सी भी संख्या रखो और इसको हल करोगे तो उत्तर में से क्या आएगी? सम संख्या ही आएगी। जैसे 2 की जगह मैंने 1 रखा तो 2 एकम 2। 2 कौन सी संख्या है? सम। अगर मैंने 2 की जगह 5 रखा, मतलब 1 क्यू की जगह 5 रखा तो 5 दूनी 10। 10 कौन सी संख्या है? सम।
अगर मैंने 2 की जगह 7 रखा, 7 दूनी 14, 14 कौन सी संख्या है? सम। हमेशा याद रखना सम संख्या को लिखने का तरीका क्या है? 2q या 2m या 2n, अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर ले लो। ये तो थी सम संख्या। अब लेते हैं हम कौन सी संख्या? विषम संख्या। मान लो मैंने विषम संख्या ले ली 3, उसमें किसका भाग दिया? 2 का। भाग 2 का ही देना है। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। मान लो मैंने 5 ले ली विषम संख्या, भाग किसका देंगे? वही 2 का। भाग कितनी बार? 2 दूनी 4, शेष कितना बचेगा? 1। मान लो मैंने 7 ले ली, भाग किसका देंगे? 2 का। भाग कितनी बार जाएगा? शेष कितना बचेगा? जब हम विषम संख्या में 2 का भाग देते हैं तो हमेशा शेष कितना बचता है? 1 बचता है। तो देखो ये तो कौन सी संख्या थी? विषम, है ना? 2 सम में समान आ रहा है, तो देखो a बराबर b q प्लस r, 2 सम में समान आ रहा है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। अब देखो ये जो मान है समय अलग अलग आ रहा है, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे? q। 1 भी सम में समान आ रहा है तो कितना ले लेंगे? a। तो बताओ विषम संख्या को कैसे लिखा जाएगा? 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, या आप लिख सकते हो 2m प्लस 1, या आप लिख सकते हो 2n प्लस 1। ये अच्छी तरह से याद रखिए आप, ठीक है? तो अब इस n की जगह, m की जगह, q की जगह कोई सी भी संख्या रखो और इसको हल करोगे ना, तो कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या आएगी, ठीक है? अब एक तो सम संख्या को लिखा जाता है 2q के रूप में, अगर ये समझ में नहीं आया तो बस ये याद रखें। और विषम संख्या को लिखा जाता है 2q प्लस 1 के रूप में। अब इसके बाद आपके एक तो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, एक तो होता है शांत आवर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। जैसे मान लो 2/10 है, अब आपको ये बताना है कि इसकी जो आवर्ती है वो शांत है या अशांत है, ठीक है ना? एक तो शांत होता है और एक क्या होता है? अशांत। तो बच्चों हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करते हैं। हर मतलब नीचे वाली संख्याओं के क्या करते हैं? गुणनखंड। नीचे वाली संख्याओं के क्या करते हैं? अगर गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, 2 और कितने आते हैं? 5, तो वो शांत है। और 2 और 5 के अलावा और संख्या आती है तो वो कैसी है? जैसे 10 है, अब 10 के गुणनखंड करो, किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 5 बार। 5 का कितनी बार? 1 बार। तो देखो इसके जो गुणनखंड है 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी है? शांत। और 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आ जाए तो वो कैसी है? अशांत। जैसे मैंने यहाँ संख्या ले ली 3/35, अब मैं 35 के गुणनखंड करूंगा, 35 में किसका भाग जाएगा? 5 का। कितनी बार? 7 बार। 7 का कितनी बार? अब इसके गुणनखंड 5 और कितने आए? 7, इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। तो संख्या शांत तभी होगी जब हर के गुणनखंड 2 और 5 आए, और अशांत तब होगी जब इनके अलावा दूसरा नंबर आए, ठीक है? तो ये था आपके चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कंप्लीट हुआ। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। रोज आपको रात 9 बजे ये क्लास मिलेगी।